दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे बिल्कुल बगल वाली खिड़की में ठाकर साहब बैठे हुए हैं। बिल्कुल परिचय के मोहताज है नहीं तो वहां पे वक्त जाया करना नहीं है। सीधे मुद्दे पे आते हैं और आते आने से पहले ठाकर साहब का स्वागत कर लेते हैं। ठाकर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े इसलिए। अब आज जो हम सर आपसे समझना चाहते हैं कुछ दो तीन चीजें हमारे पड़ोसियों में हमने देखा कि पहले तो श्रीलंका का एक भयावह दृश्य देखा हमने कि लोग जो हैं वो इतने आक्रोशित थे कि उन्होंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद भवन, राष्ट्रपति महल, हर चीज की धज्जियां उड़ा दी और उन्होंने अपने ही देश के पार्लियामेंट पर, राष्ट्रपति भवन पर हमला करके कब्जे कर लिया, लूटपाट की और वहां एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमको देखने को मिला और बताया गया कि महंगाई इस कदर बढ़ी वहां पे कि लोग परेशान हो गए। उसके बाद हमने बिल्कुल बगल में देखा कि बांग्लादेश में भी यही हाल हुआ और वो नहीं होता है जैसे फिल्मों में हम देखते हैं कि विलन विलन जब विलन को भागने की नौबत आ जाती है तो विलन का एक हेलीकॉप्टर तैयार होता है और विलन जो है वो हम तो पहले देखते थे अजीत और प्राण साहब और, और ये सब जो लोग थे वो भागते भागते हेलीकॉप्टर तक पहुंचते थे पर वहां हीरो उनको रोक देता था, हीरो उनको जाने नहीं देता। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ श्रीलंका वाले भी भागे, बांग्लादेश वाली शेख हसीना भी भागी और भागी तब से हमारे यहाँ बैठी है। और जिस तरह से वो तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश में युवाओं का बहुत बड़ा रोल हुआ। कहा गया कि भाई ये तो अमेरिका का कहीं इसमें हाथ है और अमेरिका ने ये करवा दिया है। चलिए हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब हमारे ऊपर जो एक पड़ोसी है जिसका हमारे साथ मतलब कि एक पुराना नाता और ऐतिहासिक नाता तो है ही है, लेकिन सांस्कृतिक नाता है हमारे जो बहुत ही सबके इष्ट और जो हिंदू हो या सनातन में मानते हो या इनकी बड़ी एक श्रद्धा है पशुपतिनाथ महादेव के मंदिर में। और वो हिंदू राष्ट्र अब तक था, अब तो नहीं कहते उनको जब से कम्युनिस्ट आए हैं, लेकिन एकमात्र अकेला हिंदू राष्ट्र भी वही था और जिसके मतलब वहां जाने आने के लिए वीजा भी नहीं लगता। ऐसा नेपाल, सर नेपाल में हमने देखा पिछले 3-4 दिनों में कि युवा जो है वो सड़क पे उतर गया और बताया पहले शुरुआत में 2-3 दिन ये बताया गया कि क्योंकि नेपाल की सरकार ने भाई इनकी सोशल मीडिया पे बैन कर दिया तो लोग गुस्सा हो गए, युवा लोग गुस्सा हो गए। फिर मैंने जब कल वहां के एक नेपाली कांग्रेस के एक नेता है अनूप जी, उनसे जब मैंने बातचीत की, नेपाल वो बैठे थे काठमांडू में, तो उन्होंने कहा कि ये बात सच है कि इसके कारण सच है कि सोशल मीडिया से गुस्सा हुए, लेकिन बोले सोशल मीडिया से गुस्सा हुए क्यों, ये समझिए। तो मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि पिछले एक अरसे से ये जो दो पार्टी का कोalition बन के सरकार चल रही थी, उस सरकार ने जो वादे किए थे नेपाल के नागरिकों को वो पूरे नहीं हो रहे थे। उसको लेकर गुस्सा बढ़ रहा था और गुस्सा जो है वो सोशल मीडिया पे लोग अपनी पोस्ट के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा डाल रहे थे और सरकार को लगा कि अगर ये एक तरह से डिजिटल फॉर्मेट में अगर ये बात फैलती रही, तो हो सकता है कि आगे बहुत बड़ा एक विरोध या एक बहुत बड़ा एक आक्रोश जो है वो पैदा हो जाएगा और इसलिए रोक लगा दी और जैसे वो रोक लगी तो शायद जो बाद में बम फटना था गुस्से का वो पहले फट गया। अब मैं नेपाल की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे हिंदुस्तान को नहीं ला रहा। नेपाल की सरकार ने इसका नतीजा ये भुगता कि हमने देखा कि पूर्व दो दो प्रधानमंत्री के घरों को जला दिया गया, वित्त मंत्री के घर को तहस नहस कर दिया गया, वित्त मंत्री को जिस तरह से पकड़ के मारा है युवाओं ने, मतलब 4 मंत्रियों के तो फुटेज है हम सबके पास। हम वो दिखा इसलिए नहीं सकते क्योंकि फिर वो यूट्यूब की वो जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उसका फिर दिखा नहीं पा रहे। लेकिन सड़क पर घसीट घसीट के उछल उछल कर लात मार के बहती हुए नदी में वो एक हेलमेट पहन के मंत्री भाग रहा था, उसको वहां से दबोच के लोगों ने सर इतना मारा पीटा और साथ में एक चीज ये भी हुई कि 19 से 22 आसपास युवाओं की जान चली गई। वहां की जो निवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज हैं, महिला हैं, उनकी एक उनका एक मैंने वर्जन सुना, वो कह रही है कि ये हत्याएं हैं और इसके खिलाफ इस्तीफा देने से कुछ नहीं होगा।
प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया, पूरी कैबिनेट ने, बोले इससे कुछ होगा। और निर्दोष मानव हत्या, मानव वध का मुकदमा चलना चाहिए। फिर हमने ये भी दृश्य देखा कि नेपाल में भी जो है हेलीकॉप्टर और चॉपर सब खड़े हैं और सब उड़ के वहां से भाग रहे हैं। सर, नेपाल की गवर्नमेंट ने, अब मैं आता हूं हिंदुस्तान, नेपाल की गवर्नमेंट ने आपके हिसाब से, मैंने अभी जो बताया, लेकिन आप कैसे देखते हैं, क्या गलती कर दी जो ये भुगतना पड़ा, और हिंदुस्तान की सरकार को इससे क्या सीख लेनी चाहिए सर, ये मामला है। देखिए, सबसे पहले तो पूरी दुनिया के अंदर अभी तो जो है कम्युनिस्ट का बहुत कंट्रोल है वहां पर, लेकिन हिंदू राष्ट्र के रूप में माना जाने वाला नेपाल, उसके नेताओं को नेपाल छोड़ के दुबई जाना पड़ रहा है। उसके एक जो पूर्व प्रधानमंत्री है, उन्होंने जो है दुबई के अंदर शरण जो है वो प्राप्त किया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को जो है वो तो हम यहाँ आसरा दे रहे हैं, लेकिन नेपाल के नेता जो है उसके चॉपर या हेलीकॉप्टर उड़कर जो है वो हिंदुस्तान में, सबसे नजदीक हिंदुस्तान पड़ता है, यहाँ पर आना चाहिए और हमारी सरकार को जो है उसको आश्रय देना चाहिए। ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन आप जो बता रहे हैं, देखिए बांग्लादेश के अंदर भी पहले स्टूडेंट मूवमेंट हुई थी, श्रीलंका के अंदर भी पहले स्टूडेंट मूवमेंट हुई, नेपाल के अंदर भी सबसे पहले स्टूडेंट मूवमेंट चली, और उसने फिर एक ऐसा बड़ा रोल ले लिया। फिर क्या होता है कि जब गुस्सा फूटता है तो हर व्यक्ति जो है अपना एक कारण उसके अंदर ढूंढकर अपना गुस्सा निकालने की कोशिश करता है जी। जैसे कि वहां पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध से बात शुरू हुई, और जहां पर बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज है, ऐसे एक इलाके के अंदर पहले 200-500 लड़के जो है इकट्ठा हुए और उन्होंने जो है विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया, और उसके बाद भीड़ जुड़ती गई उनके साथ। अब जब भीड़ ज्यादा हो गई तो वो नियंत्रण खो चुकी, और वहां से जो है वो दंगे होना शुरू हुआ। पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके बाद दूसरे दिन के बाद जो है उसके अंदर शामिल हुई। तब तक जो है सिर्फ बात ये आ रही थी कि सोशल मीडिया पर एक प्रतिबंध लगा और उसके विरोध में कुछ छात्र जो है उन्होंने एक आंदोलन किया, उसने ये शक्ल ले ली। लेकिन देखिए, महंगाई से वहां पर लोग त्रस्त थे, गवर्नमेंट का जो करप्शन से है वो करप्शन से लोग जो है त्रस्त थे। वहां पर राजाशाही की तरह जिस प्रकार से सरकार चलाई जाती है उनसे लोग नाराज थे, लेकिन वो नाराजगी है वो उसको निकलने का कोई कारण नहीं मिल रहा था। जब ये युवा लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से आंदोलन किया और आग की तरह जैसे आंदोलन जो है कुछ घंटों के अंदर पूरे नेपाल की सड़कों पर जो है फैल गया, तो उसके साथ साथ में जितने भी लोग थे जो अपने अपने रीजन से सरकार से नाराज थे, वो सारे लोग इसके अंदर शामिल हुए, और उसका परिणाम यह आया कि उस देश के नेताओं को जो है देश छोड़ के भागना पड़ा है। श्रीलंका के अंदर भी इसी प्रकार के दृश्य आए थे, उसके प्रधानमंत्री आवास के स्विमिंग पूल में लोग जो है नहा रहे थे। बांग्लादेश में भी ऐसा हुआ, नेपाल में भी ऐसा हुआ है। उसका मतलब ये हुआ कि शासन करने वाले जो लोग होते हैं वो पब्लिक का जो गुस्सा है उसको बांपते नहीं, उनको पता नहीं चलता। उनको लगता है जब तक सत्ता में बैठे होते हैं लंबे अरसे तक जो है सत्ता चलती रहती है, जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर है और खास करके गुजरात में, तो बहुत साल तक जो सत्ता में रहता है आदमी, वो पब्लिक कनेक्ट जो है वो सिर्फ इलेक्शन के वक्त जो है ढूंढता है। किसी भी इमोशनल चीज के ऊपर जो है वो इलेक्शन जीत जाते हैं, लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन करते नहीं। वो महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, आर्थिक असमानता का हो, सामाजिक जो है वो असमानता का हो, जिसको एड्रेस करना चाहिए। और धीरे 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 जो शोषित वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, प्रताड़ित वर्ग है, जो नहीं बोलता, वो सोचता है कि हम कैसे बोलेंगे, उसको एक ऐसा बहाना मिल जाता है जिस बहाने के कारण हम कहते हैं स्प्रिंग को जितनी दबाते हो वो इतनी जोर से जो है वो बैकफायर करती है आपके ऊपर। तो ये जो दृश्य है वो इसी प्रकार के है कि सरकार के खिलाफ नाराजगी थी, इससे पहले जो है वो सरकार को इसका अंदाजा नहीं होगा। वैसी स्थिति आज आपने कहा कि हिंदुस्तान को कैसे आप देख रहे हैं, तो आप देखिए बिहार के अंदर एक स्टूडेंट मूवमेंट चल रही है, आंदोलन चल रहे हैं। हमारे गुजरात के अंदर
बहुत सारे स्टूडेंट मूवमेंट चली, भले वो सफल हुई या नहीं हुई, लेकिन पेपर लीक को लेकर हो, जो नई जो भर्तियां हैं उसको लेकर हो, पाटीदार जो आंदोलन यहाँ पर हुआ, वैसे हुआ था रिजर्वेशन के लिए, लेकिन उसके अंदर भी जो मूलतः जो भावना थी वो तो रोजगारी की थी। तो उसके अंदर जो जन आक्रोश लोगों का दिखने को मिला। तो ये छोटे छोटे आंदोलन वो सफल हो या न हो, उससे जो है नतीजा निकले या ना निकले, लेकिन ये स्टूडेंट मूवमेंट जो है वो गुजरात में भी चलती है। आपने महाराष्ट्र में भी मराठा नामक के माध्यम से उसको देखा, अभी जो है उसको टाल दिया गया है एक गाजर लटका के, जैसे हमारे यहाँ भी वो बिन किसानों नामक का सवर्ण किसानों का किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ। किस, किसानों का आंदोलन। तो लोग जो है वो अलग अलग वर्ग के लोग अलग अलग समस्याओं को लेकर, लेकिन संगठित नहीं है। गुजरात के कुछ युवा है अपना मामला लेकर सरकार से लड़ रहे हैं, यहाँ के जो शिक्षक है प्रोफेसर हैं उनकी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन वो डर रहे हैं कि बोलेंगे तो अभी तो जो है एस्मा लग जाता है, नौकरी चली जाएगी, पीछे कोई खड़ा नहीं रहेगा, तो वो बोलते नहीं है। तो वो नहीं बोलने वाले जितने भी लोग हैं, वो उनकी अंदर की जो आवाज है जो दबी है वो बाहर नहीं निकली। ऐसी आवाजों को एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट जब मिल जाता है तो निकलने का रास्ता देता है, और उस वक्त जब वो निकलती है तो आप समझो कि उसका परिणाम इसी प्रकार का होता है, क्योंकि जितना भी गुस्सा उसके अंदर है वो गुस्सा एक साथ फूट पड़ता है, और सारे लोगों का गुस्सा जब एक साथ होता है उसकी लीडरशिप नहीं होती। जनरली आप देखेंगे कि जैसे पब्लिक ऐसे आंदोलन करती है तो उसमें कोई चेहरा नहीं होता आंदोलन का, उसका कोई लीडर नहीं होता, तो उसको जो है नियंत्रित करने वाला कोई मैकेनिज्म नहीं होता। तो वो किसी भी प्रकार से, जैसे फ्लड आता है और पानी कहीं पर भी घुस जाता है, इसी प्रकार से वो गुस्सा जो है कहीं पर भी जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया गया नेपाल के अंदर। तो ये अराजकता है, ये आंदोलन नहीं है, ये हायरार्की है जो नेपाल के अंदर हो रही है। लेकिन क्यों हो रही है? जी, बिल्कुल। जो क्यों हो रही है, क्योंकि उनकी आवाज जो है जब सुननी चाहिए थी, उसकी समस्याओं को सुनना चाहिए था, तब लोगों ने नहीं सुना। और जब उनके पास एक माध्यम था, आज भी हिंदुस्तान के अंदर आप देखिए खुलेआम लोग नहीं बोलते, लेकिन फेसबुक पर लिख देते हैं, इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पर नीचे कमेंट्स के अंदर अपनी बात कह देते हैं। वो खुद पोस्ट नहीं करते तो कमेंट के अंदर गुस्सा निकाल देते हैं। वो जो गुस्सा निकालने का एक बचा खुचा माध्यम है, उसके ऊपर जब लगता है कि अब तो यहां पर भी सेंसरशिप आ गई, हम जाकर कहां बोलेंगे, तब जाके जो है वो सोशल मीडिया के प्रतिबंध के ऊपर ट्रिगर हुई एक बात। और फिर उस बात के साथ सारी चीज जो है, अब करप्शन की बात आ रही है, रोजगार की बात आ रही है, सारी चीजों जो है उसके साथ जुड़ रही है, और ये स्थिति बनी है। तो लंबे समय तक शासन करने वाले किसी भी देश के प्रधानमंत्री हो, राजा हो, प्रेसिडेंट हो, उनको एक बात सोच कर रखनी चाहिए कि वो इसीलिए लंबे समय तक शासन में नहीं है कि लोग उनको वोट देते हैं। वो वोट को मैनेज कर सकते हैं, इसलिए शासन में लोग आपको प्यार करते हैं, आप जो कर रहे हैं वो बहुत सही है, आपकी प्रजा जो है बहुत खुश है, वो एक कारण नहीं है सत्ता में आने। सत्ता में आने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे अभी वोट चोरी का मामला भी चल रहा है, हमारे यहाँ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी जो है वो हम देखते हैं, जो सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर जातिवादी राजनीति होती है उसको भी हम समझते हैं, जो पैसों की लेन देन से जो है चुनावों को मैनिपुलेट किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं चुनाव जीतने और हारने के। लेकिन सरकारों के अंदर लंबे समय तक कोई आदमी रहता है तो उसको ये हो जाता है कि मैं जो कर रहा हूं ठीक है, अब मुझे किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। थोड़े बहुत बस 200-500 लोग इकट्ठा होकर कोई बात कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया के अंदर लिख रहे हैं, तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। देखिए यही यही भावना जो है किसान आंदोलन के वक्त सरकार की थी कि चंद किलोमीटर दूरी पर बैठे हुए किसानों को मिलने के लिए वो लोग तैयार नहीं थे, और फिर इतने 1-2 साल तक जो है वो अपना काम धंधा कारोबार परिवार सब छोड़कर वहां पर लड़ते रहे, और उसके बाद में 26 जनवरी को जो गुस्सा फूटा और लाल किले तक लोग पहुंच गए, ऐसे ही दृश्य थे ना, वो भी हायरार्की थी, हम उसका भी समर्थन नहीं करते। लेकिन वो लोग पुलिस के बैरियर को तोड़ दिया, पुलिस की गाड़ियों को जो है वो पलटी कर दी, और लाल किले तक जहां प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था वहां तक वो चल गए और भगवा ध्वज वहां पर फहरा दिया।
तो वो यही दृश्य थे, लेकिन वो एक सीमित मर्यादा में हुई। एक किसान आंदोलन था और ये घटना घट गई और फिर जो है वो सब शांत हो गया। लेकिन ये ऐसी चीजें अगर पूरे देश के अंदर या कोई एक राज्य के अंदर, पूरे राज्य के अंदर हो, तो आप उसको कैसे नियंत्रित करेंगे? और जब वो हुआ तो सरकार को पता चला कि भाई ये तो तकलीफ देने वाली चीज है, तो अपना निर्णय उन्होंने वापिस लिया। तो तो वो किसानों की भावना थी, वो वहां पर बैठे थे, जो उनकी डिमांड थी, जो कह रहे थे वही आपने 1 डेढ़ साल के बाद किया। लेकिन आप जो है उनकी कसौटी करते रहते हैं कि भी थक जाएंगे, जो है पुलिस से डर जाएंगे, या तो जो है वो नौकरी आ जाएगी, या खेती के अंदर जाकर उनको जो सीजन आएगी तो वहां पर वो काम करना पड़ेगा, तब चले जाएंगे। ये सब कारण ढूंढकर आप थकाने की कोशिश करते हो। तो जो थक जाता है वो आंदोलन जो है विफल हो जाता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो उस आंदोलन के दौरान जो गुस्सा पैदा हुआ लोगों के अंदर, वो गुस्सा भी शांत हो गया। तो आज अब हिंदुस्तान के अंदर देखिए, ये वोट चोरी के मामले में बिहार जिस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है, तो बिहार उस बात को मान रहा है कि भाई हमारा मैंडेट किसी ने चुराया है। वो लोग मान रहे हैं कि अगर इलेक्शन कार्ड हमारे पास नहीं होगा तो हमारी पहचान मिट जाएगी, हम हिंदुस्तान के हैं या नहीं, कल हमको साबित करना होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारा घर है वो हमारे घर से बेघर करने की योजना है, ये सिर्फ वोट लेने की योजना नहीं है। और उससे वहां पर एक आक्रोश है, उसमें फिर विद्यार्थी जो है वो रास्ते पर आ जाते हैं। उस ये सारी चीजों में एक ऐसी घटना अगर कुछ घट गई, जैसे वहां पर फायरिंग हुआ, 19 लोग मारे गए, 19 युवा मारे गए, उसके बाद में जो है वो गुस्सा और फूटा। ऐसी कोई एक घटना जो है, ये तो हम कहते हैं ना, घास जो है उसका जो है वो एक बड़ा जो आपकी सत्ता है वही है, उसमें एक चिंगारी की जरूरत होती है। एक चिंगारी जो है सारी चीजों को जला देती है, फिर आप उसको नियंत्रित नहीं कर पाते। और दूसरा देखिए, जितने बड़े नेता है, प्रथम क्रमांक के 8-10 लोग, उनको ये फैसिलिटी है कि चार्टर लेकर बाहर चले जाएंगे। आप समझो, सारे नेता नहीं जाते। फिर उनकी भक्ति करने वाले, उनका समर्थन करने वाले लोग तो वहीं पर मारे जाते हैं, उनके घर जलाए जाते हैं, उनका सारा जो है लूट पीट दिया जाता है। मीडिया हाउस इस पर हमले हुए, अब देखिए, उसका मतलब मीडिया पर जो गुस्सा था, वहां का सबसे बड़ा जो गोदी मीडिया माना जाता है, हाँ, उसको जला दिया गया। टाइम्स ऐसा कुछ नाम है उसका। जी जी जी, पूरी वो दृश्य है हमारे पास, लेकिन हाँ दृश्य है, वो दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि वो वायलेशन होता है गाइडलाइंस का। तो मतलब उसको ऊपर के पूरी मंजिल को, ऊपर और नीचे दोनों वाली मंजिल को जला के राख कर दिया गया, जला। देखिए, तो अब देखिए हिंदुस्तान के अंदर भी बिहार को जो कवर करने गए मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग, तो उनको क्या करते हैं लोग, उनको गाली देते हैं, उनको जो कहते हैं आप गोदी मीडिया है। हाँ हाँ, अंजना ओम कश्यप का एक वीडियो है हमारे पास, वो गिर चुकी थी, मतलब और नारेबाजी उनके खिलाफ हो रही थी, मैं नाम के साथ कह रहा हूँ, वो वीडियो मेरे पास पड़ा है। ये गुस्सा है, लेकिन जब तक कायदा का शासन है, कानून का शासन है, लगता है कि अब ये सत्ता है जिसके अंदर हम ये 500,000 लोग ज्यादा से ज्यादा कर क्या पाएंगे, तो वो अपना विरोध दर्ज करके बात को छोड़ देते, अपना गुस्सा वहां पर खत्म कर देते। लेकिन जब ये कल का बिहार का दृश्य है सर, ये जो है ना, ये वहां 1 लाख शिक्षकों की भर्ती होने वाली थी और अब तक उसमें बहुत झांसा दिया जा रहा है। ये दिखाने में कोई आपत्ति नहीं, ये कल का दृश्य देखिए, ये रहा। और इसके बाद ये चलाओ, उससे पहले इसके बाद इन पर जो लाठी बरसाई गई है वो मैं दिखा नहीं सकता, आगे वो गाइडलाइंस का मामला है। जिस तरह से इन बच्चों को, हमारे ही युवा हैं, हमारे ही बच्चे हैं, इनको जिस तरह से पीटा गया है सर पुलिस के द्वारा, अब वो दिखाएंगे तो फिर वो कम्युनिटी गाइडलाइंस का भंग हो जाए तो ये स्ट्राइक ला देंगे। इसलिए पर ये जो नारेबाजी और जो गुस्सा है ये दिखा रहे हैं हम, ये देखिए। तुम डंडे मारो, नहीं करेंगे। तुम डंडे मारो, तुम डंडे मारो, तुम लाठी मारो, तुम जेल भेजो, तुम जेल भेजो, तुम डंडे मारो, तुम लाठी मारो, तुम डंडे मारो, तुम गोली चलाओ, तुम जेल भेजो, तुम जेल भेजो, तुम डंडे मारो। अब इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है किसी भी देश की सरकार के लिए या राज्य की सरकार के लिए, कि उनके युवा जो, अच्छा हम लोग मिडिल क्लास मध्यम वर्ग से, मतलब
और गरीब और मध्यम वर्ग से बना हुआ देश है। भाई जो धन्ना सेठ है वो तो बहुत चंद है ना, 1% भी नहीं होंगे इस देश में, और वो 1% के लिए सरकारें चल रही है, और बाकी की जो 99% लोग हैं उनकी उनकी इतनी मतलब अनदेखी की जा रही है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है सर, कि बच्चे, गरीब के बच्चे हो या मध्यम वर्ग के बच्चे हो, सबसे मेहनत करके मुश्किल। एक सेकंड सर, मैं मतलब ये बड़ा दुख मुझे। भाई पढ़ाई और हमारे यहाँ क्या है, ये सीख क्या होती है हमारे माँ बाप की, कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, है ना, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब, मतलब आपकी। अब उल्टा हो रहा है सर, खेलने कूदने वाले लोग जो है उनकी ऑनलाइन गेम खेल रहे हो, खिला रहे हो, या तो उनकी चांदी हो रही है। पढ़ने लिखने वाले बच्चे, इनको नौकरी नहीं ना, मतलब सरकार का भी तो काम है, वो जो पद रिक्त हैं, खाली पद जो है गुजरात में, मैं अगर अब चलिए मैं गुजरात की बात, गुजरात में इतने सारे लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, खाली पद भरे नहीं जा रहे हैं सर। शिक्षकों की बात हो या पुलिस की बात हो या इंजीनियर्स की बात हो, इंजीनियर्स तक की बात, वो भरे नहीं जा रहे हैं और उसको आउटसोर्स किया जा रहा है चवन्नी के दाम पे, करप्शन किया जा रहा है उसमें से। वही हाल दूसरे राज्यों का है, वही हाल केंद्र सरकार का है। तो पढ़ोगे लिखोगे तो पर नवाब कैसे बनोगे जबकि आपकी सरकारें नौकरियां नहीं दे रही आपको। भाई प्राइवेट में तो जॉब पाना उससे सरकार को क्या लेना देना, प्राइवेट में तो कहीं भी पालेंगे, अब उसके लिए आपकी क्या जरूरत है। अब ये कैसी बेशर्म सरकार है, जो मोदी साहब ने गुजरात में भी ये बड़ा तमाशा किया था, 4 बड़े शहरों में रोजगार मेले का आयोजन किया था और कहा था कि 65,000 नौकरी हमने, आपके वहां आपने आयुष्मान फार्मास्यूटिकल्स में देखी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, और वो भी, मैं तो मेरे पास वो वीडियो है, मैंने इंटरव्यू किया था, एक लड़का जहां 4 साल से काम करता है उसको नियुक्ति पत्र दे दिया। ये झांसा दे रहे हैं, बड़ी शर्म, मतलब शर्म क्या, मतलब डूब के मर जाओ। ये आप मजाक कर रहे हो अपने युवाओं के साथ, और फिर भी आपको ये लोग सहन कर रहे हैं। ये तो मतलब मैं मानता हूँ कि देश के लोगों की सहनशीलता बहुत ज्यादा है। ये मजाक भी जो है लगातार आप भद्दा कर रहे हैं, ये बच्चे बेचारे और जो है बाकी सब सहन कर रहे हैं इसको, ये कहना था। देखिए मयूर भाई, अगर आप नौकरी दे भी रहे हैं तो आप एहसान तो कर नहीं रहे। नहीं, आपने वादे किए थे, आपकी जिम्मेदारी है, और आप वो जिम्मेदारी को वहन कर रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं। अगर मैं मेरे कर्मचारी को हर पहली तारीख को तनख्वाह देता हूं तो क्या मैं उसके फोटो खींचाता हूं? क्या मैं उसको सोशल मीडिया में डालता हूं कि भाई ये आदमी ने मेरा काम किया तो मैंने आज उसको 10,000 रुपये दिए? ये कौन सी चीज है? ये भी एक प्रकार का जो है वो अपमान है, कि अगर किसी को आप नौकरी दे रहे हो तो ऐसे बता रहे हो कि देखो हम राजा है और आपका भरण पोषण हम कर रहे हैं, और उसका जो है पूरी दुनिया उसको देख ले कि हमने आपको नौकरी दिया है। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपने कहा था 2 करोड़ लोगों को हर साल हम रोजगार देंगे, आपका ही वचन था, आपको उसको पूरा करना है। अगर नहीं करना है तो आपको जो है एक ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए जिसके अंदर युवाओं की आप माफी मांगो। भाई मैंने कह दिया था 2 करोड़ रोजगार, लेकिन मैं जब व्यवस्था के अंदर आया तो मुझे पता चला कि ये जो मुमकिन नहीं, तो मैं 2 करोड़ का टारगेट जो है उसको घटाकर 1 करोड़ करता हूं। 1 करोड़ का मैं वचन देता हूं कि हम पूरा करेंगे, और उस पर आपको मेहनत करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। लेकिन देखिए, पहले तो एग्जाम नहीं होती, एग्जाम होती है तो उसके पेपर लीक हो जाते हैं, तो पेपर लीक होते हैं तो सरकार उसको मानने के लिए तैयार नहीं होती, तो विद्यार्थी को उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है। फिर जाकर सरकार जो है वो मानती है कि हाँ पेपर लीक हुआ है। फिर जो तारीख पे तारीख दूसरी बार जो है वो एग्जाम होती है। एग्जाम के रिजल्ट आने के अंदर भी बहुत देर लग जाती है। रिजल्ट आ जाते हैं तो उसके बाद में भर्ती प्रक्रिया जो है उसके अंदर धांधली हो जाती है, फिर भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया जाता है। यानी कि कोई लड़का स्नातक हो गया, उसके बाद अगर एग्जाम आ भी गए, भर्ती प्रक्रिया शुरू भी हुई, तो 3-4 साल तक यही चलता है। और उस सारी चीजों के तो जो विद्यार्थी है वो तो पढ़ने के लिए जो है वो स्नातक हुआ है, वो सरकार से लड़ने के लिए स्नातक नहीं हुआ, उसने जो है डिग्री हासिल कर ली है। अब सरकार की जिम्मेदारी, देखिए आप समोसा बनाओ, आप जो है वो ढोकला बेचो, ठीक है वो रोजगार है, वो तो सब लोग कर ही लेते हैं, लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी है, जो प्रशासन के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट जो है उसमें तो आपको भर्ती करनी पड़ेगी। आज अहमदाबाद की जो जनसंख्या है उसके आधार पर जितने पुलिस कर्मचारी चाहिए वो है नहीं, और आप उसकी व्यवस्था करते हो तो आप फिर उसमें LRD वाला जो है वो डाल देते हो, 5 साल फिक्स पे वाला डाल देते हो। शिक्षकों के अंदर जो है वो फिक्स पे वाला मामला आप डाल देते हो।
यानी कि आपको शोषण कर रहा है। 5 साल तक बंधुआ मजदूर की तरह ऊपर जो है लटकती तलवार के नीचे वो आदमी किस मानसिकता से के साथ नौकरी करेगा। फिर 5 साल खत्म होने के बाद रिक्त जगहों पर उसको जो है प्रायोरिटी के रूप में कब भर्ती कर दिया जाएगा और परमानेंट जो है उसको बनाया जाए, उसकी कोई बात नहीं है। आउटसोर्सिंग इसीलिए कर रहे हैं ये लोग कि 50,000 अगर सैलरी किसी को देना है तो आउटसोर्स वाला जो है उसको बुलाओ, को 25,000 वाला आदमी लाओ, 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर लाओ, तो ना तो लेबर लॉ उस पर लागू होगा, ना वो यूनियन बनाएगा, ना हमारी जो है कितना भी हम काम ले ले, हम जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कुर्सी बिछाने के लिए, दड़िया बिछाने के लिए हमारे कार्यक्रमों के अंदर इस्तेमाल करें तो अभी वो बोल नहीं पाए। ऐसे लोगों को जो है वो हायर करते हैं और एजेंसियां किसकी होती है, वो किसी न किसी नेता की जो है मिली जुली वहां से वो टेंडर पास होते हैं। तो ये पैरेलल व्यवस्था कर दी है इन लोगों ने। तो बहुत कम जो है क्लास 1 क्लास 2 के अलावा नीचे का जो भी तबका है उसमें इन लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम डाल दिया है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में बैठा हुआ आदमी जो है उसको पता है कि ये मेरी सरकारी नौकरी नहीं है, मैं इस एजेंसी के अंदर नौकरी कर रहा हूं क्योंकि मुझे सैलरी सरकार नहीं दे रही, एजेंसी दे रही है। तो वो अगर महसूल के अंदर काम कर रहा है, वो आरटीओ के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए काम कर रहा है, तो वो मानता है कि भाई मुझे 15,000 मिल रहा है, नहीं चल रहा, तो चलो एक लाइसेंस के अंदर 200 रुपया जो मिल रहा है वो मैं ले लूं, तो भ्रष्टाचार बनता है। उसको अगर सस्पेंड भी कर दोगे तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट पर था, वो कॉन्ट्रैक्टर उसको बदल देगा, तो जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। कभी भी कोई भी कौभांड, नल से जल का कौभांड है तो वो क्या कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर ने किया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को नियुक्त किसने किया? तो सारी चीजें जो है कॉन्ट्रैक्टर पर डाल देने की, और करप्शन जो है उसका भी आउटसोर्स कर देना है, तो उससे रोजगार नहीं मिला। और जैसे मैंने पहले बताया कि ये सारी जो चीजें हैं वो सारे लोग समझते हैं, लेकिन अभी तक उसको सामूहिक रूप से जो है आवाज नहीं मिली है। जब ऐसा समय आएगा, कोई एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट आएगा जब ये आवाजों को ऐसा लगेगा कि भाई अब मौका है हमें हमारा गुस्सा निकालने का, तो फिर जो दृश्य आते हैं, नेताओं को डरना चाहिए। हम कहते हैं नहीं कि लोगों को, लोकतंत्र में लोगों का राज होना चाहिए, नेताओं को डरना चाहिए। अब नेताओं का राज हो गया है। लोग जो है आज बिहार के जो युवा है वो नौकरी मांगने के लिए उससे बातचीत करनी चाहिए, उनको कहना चाहिए कि भाई 5-25 लोग आप तय करो कौन हमसे मिलेंगे, हम आपसे बातचीत करेंगे, हम हल निकालने की कोशिश करेंगे। अगर हल नहीं है तो आप बताइए कि भी क्यों ये चीजें नहीं हो सकती, अब लाठियां उन पर चला दो, ये कौन सा जो है वो इंसाफ है? लेकिन वो समझते हैं कि ये सारे जो लोग हैं वो लोग है ही नहीं, हम राजा है और हम जैसे चाहेंगे वैसे सरकारें चलेगी। लेकिन जब लोगों को ये पता चल जाता है कि अब जो है हम सरकार के ऊपर हावी हो सकते हैं, तो फिर ये जो लाठी है उसका जवाब इसी प्रकार से आपको मिलता है, जिसको हम हायरार्की कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जो एनार्की तो जो दबे हुए कुचले हुए आवाजें हैं वो कभी ना कभी तो जो है अपना गुस्सा निकालेगी, और वो जब गुस्सा निकलेगा, इसलिए कहता हूं कि जो भी सत्ता के अंदर बैठे हुए लोग हैं उनको जो है वो बिल्कुल ये मुगालफत में नहीं रहना चाहिए कि हम यावत चंद्र दिवाकर हैं, कभी जो है ये सरकारें बदलेगी नहीं, और लोगों के ऊपर हम हैं, हमें लोगों ने नहीं बिठाया। देखिए, चुनाव जीतने के लिए आप हाथ जोड़कर लोगों के पास जाते हो, अब जब लोग आपसे पास काम लेकर आते हो तो आप उसको जो है लाठियां उन पर बांधते हो। आसाम के अंदर भी देखिए, आसाम के अंदर भी लोग सड़कों पर निकले हैं। कल रात का एक दृश्य है जिसमें मोबाइल की लाइट जलाकर हजारों लोग जो है वो सड़कों पर निकले हैं। तो आक्रोश अलग अलग रूप से, मणिपुर के अंदर लोगों का आक्रोश नहीं होगा, लोगों के साथ बलात्कार किया गया, अपनी महिलाओं को, आपकी माँ को किसी ने गाली दे दी तो आपने जो है पूरे देश के अंदर हल्ला मचा दिया, वहां तो माँ बहनों को नंगा कर दिया। तो क्या उनके परिवारजनों को, उनके समुदाय के लोगों को उसके अंदर गुस्सा नहीं होगा? गुस्सा होगा, लेकिन वो गुस्सा जो है वो इंतजार करता है कि कब उनको कोई लीडरशिप मिलती है या कब कोई एक ऐसा आंदोलन खड़ा होता है जिसके अंदर उनको कॉन्फिडेंस आता है कि अब मैं बोलूंगा तो मुझे कोई डराने वाला, कोई मारने वाला नहीं है। उस वक्त जो है सत्ता के लोगों को भागना पड़ता है, डरना पड़ता है, छिपना पड़ता है। तो आपको जो है बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। लंबा शासन है तो आपको जो है और नम्र होना चाहिए।
कि भाई इतने सालों तक जो है लोग हम पर समर्थन कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती कि भाई बार बार हमको कोई वोट दे रहा है, उसका मतलब हमारे ऊपर जिम्मेदारियां डाल रहा है। आप जिम्मेदारी से भागते हो, वोट डालने वाले लोगों को जो है वो डंडा मारते हो। ये कैसा इंसाफ? सही बात है सर। मुझे लगता है कि सार ये निकलता है कुल मिला के, नेपाल से भी जो अगर सीख लेनी हो हिंदुस्तान की हमारी सरकार को, तो छोटा सा एक और एग्जांपल है, सम अप करेंगे कि जो स्प्रिंग होती है ना, उसको एक हद से ज्यादा नहीं दबाना चाहिए। एक हद से ज्यादा जब आप उस स्प्रिंग को दबा देते हैं तो स्प्रिंग जो है वो फिर छिटकती है, और जब स्प्रिंग छिटकती है तो वो नुकसान करती है। स्प्रिंग की साइज पे होता है, और यहाँ आप समझ लीजिए कि 140 करोड़ की वो स्प्रिंग बना के रखा है आपने। अगर 140 करोड़ जो है, आप उस ताकत को आप स्प्रिंग समेट के आप देखने की कोशिश करें, इसको आपने मयूर भाई, पिछले साल का जो डेटा है WHO का, वो बताता है कि 1,64,000 से ज्यादा लोगों ने भारत के अंदर सुसाइड किया, और वो 1,64,000 लोगों के अंदर 40 साल की आयु से कम लोग जो थे वो 70% से ज्यादा है। तो लोग जो है किसी न किसी समस्या से अपने जीवन को खत्म कर रहे हैं। तो समस्या कोई छोटी बड़ी नहीं है। ये सारी जो चीजें हैं, जो हम देख रहे हैं कि युवाओं के अंदर क्राइम बढ़ रहा है, युवाओं के अंदर एग्रेशन बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, रैश ड्राइविंग लोग कर रहे हैं। ये रैश ड्राइविंग है, वो बहुत कम लोगों के लिए शौक होगा। बहुत सारे लोग जो है वो अंदर का फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं इसी प्रकार से। बड़ी आवाज में बोलना, थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है तो लोग चिल्लाने लगते हैं। तो ये सारा अंदर का गुस्सा है, उसको चैनलाइज करने नहीं होता। अगर जब चैनलाइज हो जाएगा और एक दिशा मिल जाएगी कि भाई ये हमें लड़ना तो इस चीज के लिए चाहिए, तब जो है फिर ये सत्ता में बैठे हुए लोग, वो कोई भी हो, ये सारे पॉलिटिशियन जो है, जितने भी सामाजिक नेतृत्व करने वाले लोग हैं, राजनीतिक नेतृत्व करने वाले लोग हैं, वो सारे लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये फूल बरसाने वाले लोग जब आप पर जो है वो आग के गोले बरसा देंगे, तो उससे पहले समस्याओं को समझना चाहिए, वो सोशल हो या पॉलिटिकल हो, उसको एड्रेस करना चाहिए, उसका हल करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत सही बात है दोस्तों, हमने आप तक ये बात पहुंचा दी। एक बहुत बड़ा हमारे सामने जो उदाहरण था उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए, हमारी जो स्थिति है सरकार को समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझेगी तो फिर होने को कोई टाल नहीं सकता है, ये बताना था। अब आपकी प्रतिक्रिया और आपके प्रतिभाव का इंतजार हम सबको रहेगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमको लिख के जरूर से भेजिए कमेंट के जरिए। और आपसे गुजारिश है कि अगर आपको बातचीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करें। इसकी लिंक जो है इसको हो सके उतना शेयर कीजिए भाई। और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए तुरंत, और अपने आसपास के लोगों से करवा दीजिए। ठाकर साहब, आपका और हमारे सभी साथियों का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते सर।